डेड बॉडी आती हैं सर। हमारे यहाँ के जो लड़के सैनिक हैं वो आज भी देखिए शहादतें दे रहे हैं। दलजीत दोसांझ की पिक्चर आती है सतलुज, उनकी बायोग्राफी उनके ऊपर एक तरह से पूरी पिक्चर आती है, आते ही 48 घंटे में बैन। हाँ, देखिए हम तो कभी भी रोज नहीं करते, हम लोग बड़े पॉजिटिव हैं। तो डेमोक्रेसी में पावर तो आपके वोट के हाथ की है ना। तो सबसे पहले आप अपनी वोट पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करें, और एक जो सच्चाई है, सच्चाई के ऊपर अगर आप खड़े देंगे, सच के ऊपर पहरा देंगे, तो आप देखिए जैसे जसवंत सिंह खालरा जी ने स्टेप लिया, जसवंत सिंह खालरा जी के बाद एक भी पंजाब में नाजायज किसी को भी नहीं मारा गया। सच की कोई जुबान नहीं होती है, लेकिन यह भी जरूरी है सच को कभी ना कभी सामने आना पड़ता है। एक समय आता है सच सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सच की आवाज को रोक दिया जाता है, उस जबान को शांत कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज पे। आज एक बहुत ही खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजेंद्र सिंह विरासत जी। मैं पहले उनका परिचय आपको दूंगा और बताऊंगा कि आखिर किस मुद्दे पर आज हम इस खास चर्चा को करने जा रहे हैं। दरअसल अभी हाल में ही दलजीत दोसांझ की एक पिक्चर आती है जिसका नाम होता है सतलुज। बहुत सारी परेशानियों के बाद उस पिक्चर को रिलीज किया जाता है और मात्र 48 घंटे में ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म से उसको हटा दिया जाता है और एक बड़ा हवाला दिया जाता है कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की अखंडता के लिए और भारत में रह रहे लोगों की बात के लिए उस पिक्चर को हटाया जा रहा है। आखिर वो पिक्चर थी किसके बारे में, थोड़ा पहले आपको मैं ये बताऊंगा, ताकि इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में आपको पता चले कि आखिर वो महान शख्स, महाअनुभव आखिर कौन थे। जी हाँ, ये पिक्चर थी जसवंत सिंह जी के ऊपर, सरदार जसवंत सिंह जी के ऊपर। 1990 के दौर में जब पंजाब में बड़ी मात्रा में हिंसा का दौर चल रहा था, तब वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उस समय वहां पर लाशों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनका सही से अंतिम संस्कार कराने की बात करी थी, क्योंकि उस समय पंजाब पुलिस बड़ी मात्रा में लोगों का एनकाउंटर कर रही थी। तो उन्हीं के ऊपर यह पिक्चर सतलुज आ रही थी, जिसका अभिनय एक प्रकार से दलजीत दोसांझ कर रहे थे। और हमारे साथ आज जो महानुभाव, जो शख्सियत, जो किसी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वो मौजूद हैं, जिनका नाम जैसे मैंने बताया राजेंद्र सिंह विरासत जी। नाम देखिए, विरासत, एक इतिहास चला आ रहा है। राजेंद्र सिंह का परिचय और ये है कि वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में जो पंजाबी भाषा है उसके चेयरमैन हैं। तो सर के बारे में जैसा मैंने बताया कि सर ने कला के ऊपर और साहित्य के ऊपर बड़ी मात्रा में काम कर रखा है। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, पहले उसका मैं उपकृत हूँ, आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। माज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपके सारे ही श्रोताओं को, मैं जो सुनने वाले हैं, चैनल को सुनने वाले हैं, उनको मेरा नमस्कार है, सत श्री अकाल, आदाब है जी। सबको मेरी तरफ से नमस्कार है जी। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा मैंने इंट्रो में बोला, जसवंत सिंह जी का मैंने परिचय दिया, मैंने अपने दर्शकों को बताया भी कि आखिर 1990 का दौर चल रहा था, पंजाब में लाशें बिछी हुई थी, उन्होंने उसके लिए काम किया। दलजीत दोसांझ की पिक्चर आती है सतलुज, उनकी बायोग्राफी उनके ऊपर एक तरह से पूरी पिक्चर आती है, आते ही 48 घंटे में बैन। पहला कमेंट क्या है आपका इसके ऊपर? देखिए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं तो गवर्नमेंट का विज़न बहुत बड़ा रहता है, सरकारों का विज़न बड़ा रहता है, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, सरकारों में ये डर रहता है कि उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना फैले या समाज में कुछ। लेकिन मैं सरकारों को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सरकारों को ये समझना चाहिए, हमारे पंजाबियों के कल्चर, सभ्याचार में हिंसा की प्रवृत्ति इतनी नहीं है, जब तक कि उनको बहुत लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल तक गर्म ना किया जाए। तो ये कुछ ऐसी बात नहीं है, ये वो कहानी है, वो दर्शा रही है कहानी जो आदमी सच के लिए खड़ा हुआ। जसवंत सिंह जी, सरदार जसवंत सिंह खालरा जी। देखिए, ये कहानी एक ही तो प्रूव करती है, जो सत्य है वो प्रताड़ित तो जरूर होता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। तो ये जसवंत सिंह खालरा जी की जो उनकी समाज में उस समय देन थी एज ए ह्यूमन एक्टिविस्ट। आप देखिए, एक साधारण परिवार से निकले जसवंत सिंह खालरा जी, बैंक में काम करते थे, बैंक में काम करते थे जो जसवंत सिंह खालरा जी। उनका तो कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसा वो सोशल वर्क नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, उनके खून में उनके ग्रैंडफादर ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है जनाब।
सरदार हरनाम सिंह जी उनके दादाजी के नाम, अगर मैं भूल रहा हूँ तो हरनाम सिंह जी उनके दादाजी का नाम था, वो उन्होंने गदरी बाबों की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है साहब। तो आप ये देखिए, हमारे ये जो पंजाब का जो माझा क्षेत्र है, ये माझा क्षेत्र से आज भी रोज डेड बॉडी आती हैं सर। हमारे यहाँ के जो लड़के सैनिक हैं वो आज भी देखिए शहादतें दे रहे हैं। आप इस चीज़ से तो बेशर्म निश्चिंत रहें। लेकिन जो आम जो पंजाब से हट के लोग हैं उनको सरदार जसवंत सिंह खालरा जी की कुर्बानियों के बारे में नहीं पता है। तो ये फिल्म आने से जो भारत के और होल हिस्से हैं उनमें पंजाब से बाहर के खासकर हिस्से हैं, उन लोगों को भी सरदार जसवंत सिंह खालरा जी की कुर्बानी के बारे में, उनकी जो उस समय कमिटमेंट थी। जब आप देखते हैं कि स्टेट जो है जब ओवर पावर दे दी जाती है, जो किसी को ज्यादा ताकत दे दो, जिसको ज्यादा ताकत दे दी, स्टेट ने ज्यादा ताकत दे दी पुलिस वालों को। और देखिए ये अगर जो कहानी दिखा रही है तो कहानी ये दिखा रही है कि ज्यादा ताकत देने से उन लोगों ने अपनी प्रमोशनों के लिए ये जो कुछ किया, जिन लोगों ने जो गलत किया, सब गलत तो गलत ही है, गलत होता है। ये सर मुझे आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया, लेकिन एक सडन रिएक्शन आता है आते ही 48 घंटे में। भाई आपने कहा कि पंजाब में रह रहे युवाओं को इसके बारे में पता है, लेकिन जो यूपी में है, दिल्ली में है, जो साउथ इंडिया में रह रहा है या विदेश में और भी, क्योंकि भारतीय हर जगह फैले हुए हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता है। तो 48 घंटे में आई चली गई, ये इस पर रोष है, नहीं है, नाराजगी है, नहीं है? देखिए हम तो कभी भी रोष नहीं करते, हम लोग बड़े पॉजिटिव हैं इस मामले में। अगर आप देखेंगे तो सिख समाज हमेशा उनमें टॉलरेंस है। हमारा जो पंजाबी समाज है खासकर, उनमें आप जरूर देखिए कि टॉलरेंस जरूर रहती है। हताशा तो हुई होगी ना? नहीं, हताशा साहब हमने तो सब, आप देखिए हमने तो सदियों से, हमने तो सिकंदर के साथ भी लड़ा। जो हिंदुस्तान में जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले हम लोगों को जाता हुआ भी पीट के गया और आते हुए भी पीट के गया। तो हमको तो मार खाने की आदत थी। ये तो महाराजा रंजीत सिंह जैसे सिख योद्धे और उन लोगों ने आकर जो फ्रंटियर पे रोक लगाई उस समय, तो जनाब वो कई चीज़ें हैं। तो हमारे पंजाबी समाज में देखिए हमने तो जब सिकंदर के साथ भी लड़े हैं, और जो भी कोई आया है इंडिया पे जिसने अटैक किया, जब सिंधु नदी क्रॉस करके आया है, तो हमारे पंजाबी समाज के लोगों के साथ ही लड़ा है। और ख़ासकर हमारे माझे के क्षेत्र, कोई ब्यास है, कोई रावी है, जहाँ से सिकंदर को भी मार के भगाया गया था, जो आप किताबों में पढ़ते हैं। तो सब हमारा पंजाबी समाज थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन हाँ देखिए रोष तो होता ही है। तो एक सच की बात आती है जब सामने आती है, जो एक बात आती है, तो मैं तो जो मेरा मानना है कि सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा या कुछ होगा। आप देखिए कि भारतीय समाज में जो है सिख समाज है वो आज भी रिच मिच के रहता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फिल्म को उनको चलने देना चाहिए था। और एक ये चीज़ है, आप ये देखिए, इससे लोगों में करज बढ़ता है, प्रोत्साहित होते हैं, इंकरेजमेंट आता है, और स्टोरी ऐसी और निकल के आती है। तो सरकार को मतलब सेंसर बोर्ड को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द दोबारा से चालू करना चाहिए। आपने एक बात बोली कि सेंसर बोर्ड को पुनर्विचार करना चाहिए। पहले पंजाब 95 नाम रखा जा रहा था, वो भी नहीं हुआ। और पिक्चरें आई हमारे देश में, कश्मीरी फाइल्स हर कोई जानता है, और केरला स्टोरीज हो गई, जिन्होंने एक मुद्दे को उठाया, एक पर्टिकुलर जगह को टारगेट किया गया, बात करी गई। और कई ऐसी पिक्चरें आई जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा में एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करूंगा कि उसकी बात भी करी गई। लेकिन यहाँ तो एक शहादत की बात हो रही है। उस तरह की पिक्चरों को बैन नहीं किया जाता है, उनको बाकायदा रिलीज किया जाता है। वो जो पिक्चरें होती कमाती हैं, लेकिन इस तरह की पिक्चरों पर बैन लग जाता है। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? मैं आप अगर बात कर रहे हैं तो देखिए कश्मीर फाइल आई, तो कश्मीर फाइल आने के बाद आप देखिए आज कश्मीर में सबसे ज़्यादा टूरिज्म बढ़ना शुरू हो गया। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं यही चीज़ आपको कहना चाह रहा था कि इसमें कोई भी जो सेंसर बोर्ड है या सरकारें हैं, उनको इनके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए कश्मीर फाइल आई, केरल के ऊपर आई, जो फिल्म आई, उस फिल्म से लोगों को पता चला कुछ सच हकीकतें हैं जिनको बयान हुई।
तो पंजाब का अगर आप देखिए, पंजाब का जो जो ये पहलू है, लोगों ने देखा कि पंजाब में टेररिज्म देखा, टेररिज्म को मतलब एक उस दौर का टेररिज्म को देखा, लेकिन उस दौर में स्टेट की ओवर पावर की कमियों को नहीं लोग अब देख पाएंगे, तो इसीलिए इस फिल्म को चलने देना चाहिए, मेरा यही कहना है। बाकी इससे कोई भी समाज में कोई कमी नहीं आएगी, इस बात की चुन। आप देखिए हनी तरेन जी, जो कि हिंदू भाईचारे जिन्होंने फिल्म बनाई है, देखिए वो सागर में पढ़े हैं, एमपी में पढ़े हैं, और उनको पंजाबियत, तो पंजाबियत का दर्द है। ये तो देश की खूबसूरती है, ये देश की हमारी खूबसूरती है कि आप ये देखिए कि वो एक हिंदू समाज से हैं, हिंदू खत्री भाईचारे से हैं, और वो पंजाबी हैं वो भी, जबकि पंजाबी हिंदुओं ने भी तशद्दुद सहा है उस दौर में। तो लेकिन भारतीय समाज के ना एक अपनी वो है, खूबसूरती है। भारतीय समाज एक फूलों का गुलदस्ता है साहब, इसमें तरह तरह के फूल हैं, इसमें हर धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, जिससे कि समाज में कुछ वो ना फैले। लेकिन बात जो सच है, सच सामने आना चाहिए। सच क्यों नहीं निकल के आना चाहिए? जब सच सामने आना चाहिए, इतने महापुरुष, इतना समाज के लिए उन्होंने कुंठा उनको थी, सब कुछ समाज के लिए उन्होंने किया, दायित्व समाज के लिए निभाया, उनकी स्टोरी पर भी ब्रेक क्यों लगाया जा रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं लोगों का मंशा है, प्रयास है? मैं तो कह ही रहा हूँ मैं तो कह ही रहा हूँ कि स्टोरी पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। हाँ, मैं तो आपको पहले कहा हूँ, स्टोरी पे ब्रेक लगाने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो वैसे एक जनरल आपको बात बता रहा हूँ कि देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड के अपने नॉर्म्स होते हैं, लेकिन इस फिल्म को चलने देना चाहिए। मैं अब आपसे बात करूंगा दिलजीत दोसांझ जी के ऊपर, जिन्होंने इसमें अपना अभिनय भी किया है। और जैसा जब मैं आपका यहाँ पे इंट्रो दे रहा था, मैं आपका यहाँ पर परिचय दे रहा था, तो जो पंजाबी भाषा है, जो गुरुद्वारा सिख कमेटी है यहाँ पे, उस पंजाबी भाषा के आप चेयरमैन भी हैं, और आपने कला भी देखी है, आप कलाकार भी हैं, आपको साहित्य की भी अच्छी नॉलेज है। दिलजीत दोसांझ जो हैं वो कलाकार हैं, एक तरफ साहित्य, एक तरफ कलाकार। उनकी किस प्रकार से इस पिक्चर में आप देखते हैं एक कंट्रीब्यूशन रहा है? क्या सही मायने में उस रोल को वो अपने भीतर ला पाए, नहीं ला पाए, और कितना उन्होंने साहित्य और कला दोनों का मिश्रण हम सबके सामने प्रस्तुत किया है? देखिए, सब कलाकार को एक्ट करना बड़ा आसान रहता है, कलाकार को इतने चैलेंज नहीं फेस करने पड़ते, लेकिन जो एक्टिविस्ट होता है उसको बहुत सारे चैलेंज हैं। सरदार जसवंत सिंह खालरा जी का आप उनके जीवन को पढ़ेंगे तो देखिए, एक अकाउंट्स बैकग्राउंड से आदमी है, वो आदमी का तो जो है कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था, लेकिन उन्होंने देखिए उस समय मेथड अडॉप्ट किया, अपनी जो प्रूडेंसी थी इस्तेमाल की, और एक चीज़ जो कमी हो रही थी समाज में उसको वो उभार के लेके आए। तो जो उनके दादाजी का, मैं कहता हूँ, जो खून, जो जज्बा उनका था, और जैसे हमारे खासकर पंजाब में माझे के लोग हैं, वो एक अगर स्टैंड लेते हैं तो पूरा स्टैंड लेते हैं, तो ऐसे उन्होंने पूरा स्टैंड लिया। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिविस्ट होता है और जो एक्टर होता है, उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क आता है, ज़रूर फ़र्क आता है। लेकिन दिलजीत जी ने उसको दिलजीत जी बड़े अच्छे कलाकार हैं, और पंजाबी और पंजाबियत के दर्द को भी समझते हैं, और इस बात को वो शायद अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी इस बात को मान लेंगे कि हमेशा एक्टिविस्ट बहुत ऊपर होता है साहब, जो भी कंट्रीब्यूशन करता है, जो अपनी जान को देता है, अपनी जान निछावर कर देता है साहब अपनी बात को पूरा करने के लिए, उसका कार्य महान होता है हमेशा। और एक्टर तो चलो एक्टिंग है, वो तो कला है, उसको डिपिक्ट कर रही है, तो वो तो उसको एक्ट से डिपिक्ट करते हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में महान है, लेकिन खालरा साहब का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे आपने कहा कि अनुरोध भी करना चाहिए, आपने कहा कि आप अनुरोध करेंगे एक प्रकार से। मैं, आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के जितने भी सिख हो गए, दिल्ली के और भी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो आप लोगों की तरफ उम्मीद से देखते हैं, टकटकी भरी नज़रों से देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अनुरोध तो कर रहे हैं, एक होता है रिक्वेस्ट करना, आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, एक होता है कि आप ऑफिशियली ऐसे कौन से स्टेप उठाएंगे कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और सही मामले में इसको दोबारा, मैं ऑफिशियली जानना चाह रहा हूं, एक पद पे आप आसीन हैं उसके देखिए, अभी तो ये चीज़ें सरकारों के पास रहती हैं, और सरकारें भी समझती हैं कि समाज को सप्रेस नहीं किया जा सकता, और ऐसा नहीं है, सरकारें समझती हैं, और सरकारें जल्दी, मेरे को लगता है इसके ऊपर निर्णय होगा और ये खुलेगी भी जल्दी से, ये खुलेगी भी। ठीक है, आपने ये बताया। अब मैं थोड़ा, जैसे पिक्चर के बारे में हमने बात कर ली, थोड़ा उनके परिचय के बारे में बात कर ली, अब जो आज का समाज है
और जो तब का समाज था। अब मैं उनके मिश्रण की आपसे बात करूंगा, क्योंकि देखिए दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि हमने पहले तो समझ लिया कि भाई आखिर ये पिक्चर किसके ऊपर है। सरदार जी से हमने बात करी, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी संस्था का आखिर इस पर रुख क्या होगा। उन्होंने ये भी बताया कि वो अनुरोध कर सकते हैं, और साथ में ये कहा कि हर पंजाबी नहीं, हर भारतीय का एक कर्तव्य होता है देश में एकता मानवता बनी रहे। वो तोड़ने की बात नहीं करता, वो सुरक्षा से खिलवाड़ की बात नहीं करता। अब मैं इस पूरे मुद्दे को आज के परिदृश्य में जोड़कर देखता हूं। जैसे हम युवा हैं, आज दिल्ली में युवा हैं, हम लोग दिल्ली में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, संपूर्ण भारत को छोड़कर हम संपूर्ण विश्व की बात करें, हर जगह हम भारतीय थोड़े थोड़े हिस्सों में फैले हुए हैं। उनसे आप क्या अनुरोध करेंगे कि इस सुपर हीरो के बारे में उनसे क्या सीख लेनी चाहिए? क्योंकि 1990 का दौर और आज जेनजी वाला दौर है, तो जेनजी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो जेनजी वाले जो है हम, और 1990 वाले, उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज हम इनेक्ट करें, अपने अंदर लाएं कि हम भी जसवंत सिंह जी की प्रतिमूर्ति अपने भीतर स्थापित कर पाए? देखिए जैन जी को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आज बड़े सारे कैसेट आ गए हैं। 1990 से लेकर अगर आज हम देखेंगे 90 और 95 की अगर बात करें तो आज से 35 साल पहले इतने गैजेट नहीं थे, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, इतनी प्रूडेंसी नहीं थी। मतलब इतना आप देखिए आज फ़ोन है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर आज कोई छोटी सी बात होती है तो सोशल मीडिया पे उठ जाती है। तो मैं जैन जी से एक ही अपील करूंगा कि एक तो सच पे आप जसवंत सिंह खालरा जी से अपने जीवन में सीख ले सकते हैं कि सच के ऊपर कैसे खड़े होना है। और एक जो सच्चाई है, सच्चाई के ऊपर अगर आप खड़े देंगे, सच के ऊपर पहरा देंगे, तो आप देखिए जैसे जसवंत सिंह खालरा जी ने स्टेप लिया, जसवंत सिंह खालरा जी के बाद एक भी पंजाब में नजायज किसी को भी नहीं मारा गया। उसके बाद देखिए माहौल ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो जब आप निकल के आते हैं और निकल के आके सच के ऊपर पहरा देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं फिर आपको कहूँगा कि सच जो है, सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है। वो प्रताड़ित जरूर होता है, उसको वो टाइम फॉर द टाइम बिंग लगता है, कुछ टाइम लगता है सत्य को निकल के बाहर में आने में। लेकिन वो हमारी गुरबाणी में है, कूड़ निकुट्ठे नानका ओढ़क सच रही। जो सच है, गुरु नानक साहब कहते हैं, वो सच हमेशा ही जो है वो निकल के और आता है, और सच में ही परमात्मा है। तो जैन जी को ये जरूर देखना चाहिए कि कैसे साहस के साथ ये चीज़ें, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। आज तो फिर बड़े टूल हैं, बड़ी चीज़ें हैं, बड़े साधन हैं, मीडिया है, आप देखिए बहुत कुछ है। तो उन समय में कम जो इन्फॉर्मेशन थी, और उस दौर में कैसे लोग अपने आप को व्यवस्थित करके रखते थे, और कैसे अपने आप को उन्होंने खड़े होकर बोल्ड होकर स्टेप लिया सरदार जसवंत सिंह खालरा जी का, कि देखिए किसी भी स्टेट में जब पुलिस ओवर पावर हो रही हो, उस समय सच के ऊपर खड़े होना ये एक बहुत बड़ी टीच है। ये भारतीय समाज को जसवंत सिंह खालरा जी जैसे बंदों से जो जैन जी प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपने जीवन में ये सच पे चलने के लिए और अपने जीवन को सुथरा। देखिए उन्होंने कोई वेपन नहीं उठाया, वेपन नहीं उठाया। जसवंत सिंह खालरा जी ने, अगर वो नाजायज हो रहा था, उन्होंने कोई वेपन तो नहीं उठाया ना। लेकिन सर ये पोर्ट्रे क्यों किया जाता है कि वहां पर हिंसा ज्यादा होती है? 1990 का दौर में हिंसा हो रही थी, डर के रहना चाहिए, सुरक्षा, पंजाब को बार बार सुरक्षा से जोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों? एक अलग आइडेंटिटी के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाता है तो भारतीय है, तो दिल में भारत बसता ना, उसके बाद भी अलग क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए उस समय क्या होता है समाज में, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। उस समय की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मेरी शादी हुई 93 में, तो मैं वहाँ तरन तारण में मेरे जो है मेरी मिसेस की मौसी जी, खजूर साहिब के पास आता है। हाँ जी। तो मेरी मौसी जी थी, मेरे मिसेस की मौसी जी थी, तो मेरी शादी पे नहीं आ सके थे। तो हमारे यहाँ रिवायत होती है, अमावस्या में लोग तरन तारण साहिब जाते हैं, नए ब्याह जोड़े माथा टेकने के लिए। तो हम लोग देसी आदमी हैं, गांव देहात के आदमी हैं, तो हम भी अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ गए। तो मैं जो गया तो थोड़ा सा मैं थक गया वहाँ तरन तारण गए, क्योंकि अमृतसर से तरन तारण जाना था। तो गए तो थोड़ा सा थक गया। मैं उनके घर गया, मौसी जी के घर, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था, तो वो शादी पे नहीं आ सकते, बुजुर्ग थी। तो उनके घर जब जाकर और मेरे को आंख लग गई और मैं सो गया, तो 4 बजे मेरी मिसेस ने उठाया, बोला मौसी जी बुला रहे हैं। तो मौसी जी ने बोला कि आप बेटा, अगर आपको घर जाना है
तो आपको भी जाना होगा 5 बजे के बाद, मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो मैंने हंस के बोला, मौसी जी ये तो मेरा ही घर है। हाँ नहीं नहीं, ये पुलिस इतनी लगी हुई है, 5 बजे के बाद कोई भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, पुलिस ने भी बहुत कुछ करी है। तो इसका मतलब है कि समाज में उस समय खाली लोग ही नहीं थे, कहीं ना कहीं ओवर पावर हुई पुलिस भी, उनके भी किस्से समाज में चल रहे होंगे, तभी उन लोगों को, लोकल्स को पता होगा। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो अब समझ आता है, जब हमने फिल्म देखी तो समझ आया कि हाँ, कि उन्होंने क्यों है। आपने थोड़ी बहुत देखी थी, नहीं देखी थी मतलब? हाँ जी, अब देखी तो थोड़ा सा देखी थी। हाँ जी, क्योंकि 48 घंटे वाली तो उसको हाँ वो हो गई थी, तो थोड़ा सा मैं देखी थी, तो समझ आया कि जो जसवंत सिंह खालरा जी के, मतलब खालरा जी के तो बाद में बहुत वो कैसे चले ना साहब, वो जो केस चला, कोर्ट में केस चला, और वो जो पुलिस वाले थे वो साबित हो गया, सारा ही ऑफेंस साबित हुआ। तो इसलिए तो सबको, सारी समाज में, पंजाबी समाज में तो लोगों को पता है ये चीज़ें, लेकिन वेस्ट इंडिया के लोगों को नहीं पता थी ये चीज़ें। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं, ये सच्चाई हैं। सच्चाई तो देखिए, जुल्म तो जुल्म होता है, कोई भी करे, और हाँ, जुल्म करने वाला हमेशा ही गलत होता है। और कभी भी आदमी को अपनी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई आदमी पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, ओवर पावर होके जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आदमी को नुकसान ही पहुँचाते, पहले भी पहुँचाते थे और आज भी पीछे भी पहुँचाते रहे हैं, और अब भी आगे भी यही होगा। देखिए, कभी भी ओवर पावर होकर आप समाज में विचरते हैं तो उसके नुकसान आपको ही देने पड़ते हैं। सब चीज का खात्मा है, सब पावर पैसा सब यहीं रह जाएगा। तो वो भी एक दौर था, तो ये भी एक दौर है। तो आप चाहे लाख अपना पैसा दिखा लें, पावर दिखा लें, लोगों का दमन कर लें, उनको हाशिए पर ले आए, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, पीछे नहीं हटता है, पराजित नहीं होता, ठीक है। थोड़ी देर विश्राम कर लेता है, आराम कर लेता है, कमरे के पीछे चला जाता है या कैमरे के पीछे चला जाता है, लेकिन कभी हारता नहीं। प्रताड़ित जरूर हो जाएगा, वो समय वो उसको लेगा। तो वो टॉलरेंस चाहिए आपको, सच को आगे लाने के लिए टॉलरेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो करेज चाहिए। वो अगर आप अपना करेज और टॉलरेंस को बरकरार रखेंगे तो आप कभी भी पराजित नहीं होंगे। सही में बताइएगा ईमानदारी से, क्या आपको लगता है कि जो खालरा जी का सच था वो रुक गया है? क्या वो दोबारा नहीं आएगा सामने? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। खालरा जी का सच ना रुका है, सच कहीं भी नहीं रुकता। सच वो उजाला है जो जिसको जो अपने आप निकल के आता है और अंधेरे को हमेशा पीछे कर देता है। तो उजाला कभी भी, आप देखिए, सूरज निकलता है तो उसको कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है, वो बादल आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, निकल जाते हैं। यानी लोगों से आपने उम्मीद करी कि जो है इसके बारे में ज्यादा जाने और पढ़ें। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा और फिर मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने काफी विस्तार पूर्वक हर एंगल को यहाँ छाना, हर एंगल पे हमने बात करी। हमने यहाँ पर बात करी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, हमने 1990 की दौर करी, हमने इस मूवी की दौर करी कि आई, कैसा अभिनय रहा, क्या नहीं रहा, मानवाधिकार की बात करी। अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा कि एक तरफ सरकार होती है, एक तरफ ह्यूमन इंसान होते हैं, मानवाधिकार एक तरफ है, सरकारी अमला, सरकारी जो संस्था पूरी हो गई वो एक तरफ है। इनके बीच में कैसे संतुलन बिठाया जाए, और जैसे खालरा जी के साथ हुआ था उस दौर में, वो भविष्य में किसी और के साथ ना हो, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, वो तो समाज को अवेयरनेस निगम में, समाज क्या है, सरकार क्या है। आज आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी में पावर तो आपके वोट के हाथ की है ना। तो सबसे पहले आप अपनी वोट पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप जो सरकार बनाएं, वो सरकारों को जो भी आप चुनते हैं, तो उनको चुनने के लिए आप हमेशा, मैं तो कहता हूँ, कैंडिडेट को देखें, उस कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन देखें, अपने कैंडिडेट को देखें, और देखें कि कौन सी सरकार आने से हमारे समाज में जो है क्या चेंजेस आते हैं। सरकारें तो सब अच्छा ही करने के लिए आती हैं, ऐसा नहीं है। सरकार तो जो स्टेट है उसका तो काम है लोगों के लिए फैसिलिटी पैदा करना, वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम लेके आना। तो वेलफेयर भी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। कठोर एडमिनिस्ट्रेशन होना जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन कठोर का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ जुल्म हो जाए। जसवंत सिंह जैसे लोगों की आवाज़ दब जाए, उनके साथ जो न्याय उस समय नहीं हुआ था वो अन्याय के रूप में परिवर्तित ना हो। तो जसवंत सिंह खालरा जी जो हैं,
वो समाज के लिए भारतीय समाज के लिए एक उभर के आए बात है। ये बात सब लोगों को पता चले कि अपने अधिकार और अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। तो ये जसवंत सिंह खालरा जी से ज़रूर सीख लेनी चाहिए और सरकारों को भी समझना चाहिए कि हम अगर जो सरकार में हमारे मंत्री हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी समझना चाहिए हम लोग भलाई के लिए हुए हैं, ना कि हम लोगों के ऊपर मसलत हुए हैं, राज करने के लिए मसलत हुए हैं। तो ये हमारे साथ थे राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह विरासत थी, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट और साफ भाषा में बताया कि उस समय उनके द्वारा जो कार्य किया गया था वो अपने आप में अनमोल था। अनमोल होने के साथ साथ जो बात करी जाती है सुरक्षा की, जो बात करी जाती है डर की, वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हर पंजाबी के मन में एक भारतीय बसता है, क्योंकि उसकी खुद की आइडेंटिटी एक भारतीय होने के नाते पहले भारतीय की होती है, उसके बाद उसके क्षेत्र की होती है। सरदार जी ने हमको ये भी बताया कि वो आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस पद पर आसीन हैं, वो जिस जगह पर बैठे हुए हैं, वहां पर वो रहकर सिर्फ अपनी बात को रख सकते हैं। और सबसे प्यारी बात उन्होंने ये बोली कि हम तो वही सरदार हैं, हम तो पंजाबी हैं, हमारे मन में हताशा नहीं होती, हमारे अंदर रोष नहीं होता, हमारे अंदर गुस्सा नहीं होता, हम थोड़ा सुन तो लेते हैं लेकिन मन में ये अपनी अपेक्षा रखते हैं कि विद टाइम चीजें परिवर्तित हो जाएं और चीजें बदल जाएं। उन्होंने खास बात और बोली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आजकल जेन जी, आज की जनरेशन है जेन जी, इसको लेकर भी संदेश दिया कि हमको जसवंत सिंह खालरा जैसे जो लोग थे, जो महापुरुष थे, उनके बारे में पढ़ना चाहिए और अपनी जानकारी को और ज्यादा सजग और मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि उनके इतिहास के माध्यम से ही आज एक नए भारत की कल्पना और निर्माण हम कर सकते हैं। विरासत जी, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में हम सबको यहाँ पर मानवर्धित किया, काफी गहराई से आपने हमको बताया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने जो है मेरे को बात रखने का मौका दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।